आज की बात अब हर शाम सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे से। आज बात होगी लखनऊ अग्निकांड की, जिसकी तस्वीरें देखकर हर कोई शॉक्ड है और सवाल ये पूछा जा रहा है, आखिर लखनऊ के अलीगंज में हुई 15 मौत का जिम्मेदार कौन है? जिन लोगों की जान गई है उनकी उम्र 20 से 30 साल के बीच है और इसमें ज्यादातर कोडिंग सीखने के लिए आने वाले वो लोग शामिल हैं जिनकी मौत हुई है। बड़ी बात यह है कि इनमें से ज्यादातर की मौत आग में झुलसने से नहीं बल्कि दम घुटने की वजह से हुई है। इसका सीधा मतलब यह है कि जब वहां पर आग लगी तो वहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता, कोई जरिया नहीं था। धुआं बढ़ता चला गया पूरी बिल्डिंग में और दम घुटने की वजह से लोगों की जान चली गई। लखनऊ अग्निकांड के बाद जांच तेज हो गई है। अलीगंज इलाके में बिल्डिंग सील कर दी गई है। हादसे की वजह खोजने के लिए फॉरेंसिक टीम मौके पर मौजूद है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने 4 अधिकारियों को सस्पेंड किया है। अग्निकांड की जांच के लिए एसआईटी का गठन हुआ है। पुलिस ने नामजद 4 आरोपियों को अरेस्ट किया है। बिल्डिंग का मालिक वीरेंद्र शुक्ला भी गिरफ्तार किया गया है। लखनऊ के अलीगंज इलाके में कल दोपहर 1:30 बजे 3 मंजिला इमारत में आग लगी थी और दोपहर 1:45 पर फायर ब्रिगेड को आग लगने की सूचना मिली। 1 मिनट के अंदर 3 गाड़ियां घटनास्थल के लिए निकली और दोपहर 2 बजे इमारत की ऊपरी मंजिल की पर ये जो लपटें हैं वो तेज होती चली गई। छात्रों ने जान बचाने के लिए खिड़कियों से छलांग भी लगानी शुरू की, लेकिन इसके बावजूद 15 लोगों की जान नहीं बच पाई। 19 से ज्यादा दमकल की गाड़ियां घटनास्थल पर मौजूद थी। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस की रेस्क्यू टीम और पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन बड़े स्तर पर चलाया जाता रहा, लेकिन फिर भी 15 लोगों की जान नहीं बचाई जा सकी। और जिस बिल्डिंग में 15 बच्चों की जान गई है, उस बिल्डिंग की डिटेल अगर मैं आपको दूं तो आप हैरान हो जाएंगे और कितने लैप्सेस हैं ये आपके सामने खुलकर सामने आ जाएंगे। इमारत के बेसमेंट, ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर में पेट शॉप और क्लिनिक चल रही थी। सेकंड फ्लोर में लर्निंग स्पेस, लाइब्रेरी और हेड हॉपर स्टूडियो था। मरने वाले 15 लोगों में ज्यादातर 20 से 30 साल की उम्र के बीच के स्टूडेंट हैं जो यहां पर कोडिंग सीखने के लिए आ रहे थे। जिस वक्त ये आग लगी उस वक्त ये तस्वीर है। आप इस इमारत में एक जगह बताइए जहां से बचकर निकल जाने का, अपनी जान बचाने का कोई जरिया, कोई रास्ता दिखाई दे रहा हो। और ये बिल्डिंग जिसकी हम बात कर रहे हैं, दरअसल वो बिल्डिंग ही पूरी इलीगल थी, ये अवैध थी। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इसे गिराने का आदेश भी 2016 में, इस वक्त हम 2026 में हैं, 2016 में इस बिल्डिंग को गिराने का आदेश था। 10 साल से ये बिल्डिंग कैसे चल रही थी? 2 महीने से कम समय में ही इस आदेश को निरस्त कर दिया गया। जब 2016 में ये आदेश जारी किया गया कि इस बिल्डिंग को हटा दीजिए, भाई ये बिल्डिंग इलीगल है, 2 महीने के अंदर अंदर आदेश को निरस्त कर दिया गया। देर शाम प्रशासन ने बिल्डिंग मालिक को नोटिस जारी कर 15 दिन के अंदर जवाब मांगा। ध्वस्तीकरण का नोटिस एक बार फिर से जारी किया गया। इसके बाद बुलडोजर चलेगा। इस बिल्डिंग के लिए जमीन 11 जुलाई 1980 को लॉटरी के जरिए विजय कुमार को आवंटित की गई थी। यह आपके लिए जानना इसलिए जरूरी है, इससे आप ये समझेंगे कि प्रशासनिक स्तर पर कितनी हिला हवाली होती है। न जाने किसकी पॉकेट में पैसा जा रहा है, न जाने किसकी पॉकेट में वो जो धन है उस धन का लालच जा रहा है, जिसकी वजह से ये हिला हवाली हो रही थी। आज अगर 15 लोगों की जान नहीं जाती तो कभी ये बात भी खुलकर सामने नहीं आती कि 10 साल पहले ही बता दिया गया था ये बिल्डिंग इलीगल है। 4 नवंबर को जब ये कब्जा सौंपा गया, बाद में 19 जनवरी 2013 को ये संपत्ति वीरेंद्र प्रताप शुक्ला और सुरेंद्र प्रताप शुक्ला को बेच दी गई। 7 अगस्त 2014 को लखनऊ विकास प्राधिकरण ने नए मालिकों के नाम ये जमीन कर दी। इसके बाद बिल्डिंग का निर्माण करवाया गया। 1992 वर्ग फुट क्षेत्रफल में ये पूरी इमारत है और इस इमारत का नक्शा जो है वो 2014 में आवासीय इस्तेमाल के लिए, यानी कि रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स के लिए इसको इस्तेमाल किया जाना था, जिसे कमर्शियल बना दिया गया। प्राधिकरण को जब इस बात का पता चला तो फिर निर्माण नियमों के खिलाफ इस पर मामला आगे चलाया गया। 2016 में मामला दर्ज भी हुआ। अवैध निर्माण हटाने के लिए ध्वस्तीकरण का आदेश भी 10 मई को जारी कर दिया गया। और 2016 की ये बात बता रही हूँ, आज से 10 साल पहले की।
लेकिन 2 महीने के अंदर अंदर 5 जुलाई को ये आदेश 2016 में ही निरस्त कर दिया गया। सबसे पहले तो बात इसी की होनी चाहिए। अगर हमारी सहयोगी रुचि कुमार हमारे साथ जुड़ चुकी हैं तो आप उन्हें भी जरा स्क्रीन पर लेकर आ जाइए। 15 लोगों की जान चली गई, इसमें बच्चे भी शामिल हैं, 20 से 30 साल के युवा भी शामिल हैं जो वहां पर कोडिंग सीख रहे थे। लाइसेंस इस बिल्डिंग का था नहीं। 10 साल पहले जो बिल्डिंग इलीगल करार दे दी गई थी, आखिर यहां पर कमर्शियल कॉम्प्लेक्स चल कैसे रहा था? इतने लेवल पर धांधली हुई है रुचि, वाकई में हैरान कर देने वाली स्थिति है। आपको अभी तक की अपनी प्रारंभिक जितनी भी आपको रिपोर्ट मिली है, आपके सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है, रुचि आपको क्या समझ में आया है? मीनाक्षी, बिल्कुल साफ है कि ये जो पूरा इलाका है अलीगंज, जहाँ पे ये बिल्डिंग है जहाँ आग लगी है, ये रेजिडेंशियल है इलाका है। यहाँ कमर्शियल एक्टिविटी हो ही नहीं सकती, वो इलीगल होगी। लेकिन यहाँ पर आज से नहीं, 2014 में जब नक्शा पास हुआ था यहाँ पर, वो रेजिडेंशियल का करा गया था, उसके बाद से ये बिल्डिंग यहाँ पर खड़ी हो गई। अब ये जो बिल्डिंग खड़ी हुई उस समय थोड़े से नियम जो एलडीए के थे वो फ़र्क थे, और जो बिल्डिंग इस तरह की बनती है इलीगल बनी, लेकिन उसके बाद भी इस तरह की अगर आप बिल्डिंग बनाते हैं या अपना घर भी बनाते हैं मीनाक्षी, तो 3 मीटर, क्योंकि 2000 स्क्वायर फीट की ये एरिया है, तो 3 मीटर आगे और 3 मीटर पीछे सेटबैक छोड़ना ज़रूरी होता है। यानी ये जो बिल्डिंग आपको बिल्कुल सड़क, ये फुटपाथ जा रहा है और बिल्कुल फुटपाथ से लगी ये बिल्डिंग दिखाई दे रही है। जो नियम है वो ये कहते हैं कि 3 मीटर आगे खुला होना चाहिए, 3 मीटर पीछे भी खुला होना चाहिए, और साथ में बीच में एक आंगन होना चाहिए, कोर्टयार्ड होना चाहिए जिससे हवा जा सके। ये नियमों में लिखा है। और जब ये बिल्डिंग बनी थी तब तो नियम और थे, तब और ज़्यादा छोड़ना पड़ता था, 3 मीटर से ज़्यादा, करीब 6 मीटर जो अभी है, पहले 8 मीटर के आसपास था। तो पहला तो नियम यहाँ तोड़ा गया कि ना इसमें आगे जगह दी गई ना पीछे जगह दी गई। दूसरा, आंगन का तो इसमें सवाल ही नहीं है, बिल्कुल सटा के पूरी बिल्डिंग बना दी गई। तीसरा, ये ज़रूरी होता है कि आपको 2 एंट्री और 2 एग्ज़िट पॉइंट्स देने होते हैं। फायर एग्ज़िट बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप इस तरह की बिल्डिंग बना रहे हैं कि कोई हादसा हो तो एक रास्ता ऐसा हो जिससे भागा जा सके। इसमें कुछ भी नहीं है, एक सीढ़ी है, और उस सीढ़ी में भी सब जो एसी का आउटर यूनिट होता है, उस सीढ़ी के पूरे रास्ते में वो आउटर यूनिट लगी है। तो जब आग लगी तो ये जो आउटर यूनिट है इसने भी तेज़ आग पकड़ ली। तो नियम तो हर जगह तोड़े गए। अब जो कानून है वो कहता है कि अगर 15 मीटर ऊंची बिल्डिंग है, 15 मीटर से ज़्यादा, तब उसे फायर की एनओसी लेनी पड़ेगी, नहीं तो फायर की एनओसी नहीं होगी। लेकिन जब इस तरह की बिल्डिंग बनाई गई जिसमें हिलने डुलने की जगह नहीं है, अभी एक बच्चे से हमारी बात हुई जो इस बिल्डिंग में गया था अपने भाई का एडमिशन कराने के लिए, उसका कहना था कि जो कोचिंग सेंटर, एनिमेशन सेंटर था, उसमें बिल्कुल भी वहीं रिसेप्शन बना था, वहीं क्लास चल रहे थे, वहीं मेज़ कुर्सियाँ पड़ी थी, बिल्कुल हिलने डुलने की जगह नहीं थी। और सबसे बड़ी बात, जो सबसे ऊपर का फ्लोर है वो बंद कर रखा था मकान मालिक ने कि नीचे वाले कहीं छत, उनका ऊपर का फ्लोर का ना इस्तेमाल कर ले। तो जब आग लगी तो बच्चों के लिए भागने की कोई जगह नहीं बची, और जो थंब इम्प्रेशन के लॉक्स होते हैं वो लगे हुए थे। तो जब आग पकड़ी तो उन लोगों ने उसने काम करना बंद कर दिया। तो गड़बड़ी ही गड़बड़ी है। अब लखनऊ तो राजधानी है, इस तरह जिन 4 अधिकारियों को सस्पेंड किया, रुचि, वो 4 अधिकारी कौन हैं? चार अधिकारियों को जो सस्पेंड किया है उसमें एलडीए के लोग हैं, और क्योंकि उनकी ये जिम्मेदारी बनती थी कि अगर इस तरह की लीगल बिल्डिंग बनी है तो वो, उनको ये ड्यूटी होती है कि वो जाएं इलाके इलाके, हर जो इलाका होता है उसके इंचार्ज होते हैं, उनका ये काम होता है कि कोई इलीगल एक्टिविटी तो नहीं हो रही। क्योंकि आप कोई भी कंस्ट्रक्शन बिना मैप पास कराए, बिना नक्शा पास कराए नहीं कर सकते हैं। बहुत सारी बिल्डिंग्स में मीनाक्षी आप भी देखती होंगी, बाहर पूरा नक्शे का नंबर लिखा रहता है कि ये नंबर से हमने नक्शा पास कराया है, और उसी नक्शे के मुताबिक आपको कंस्ट्रक्शन कराना चाहिए कानून के मुताबिक। लेकिन यहाँ तो कुछ नहीं हो रहा था। यहाँ तो ये बिल्डिंग खड़ी हुई है 2014 से, आज से नहीं खड़ी है। और ये बिल्डिंग कैसे खड़ी, इसके बगल में भी देखिए एक बिल्डिंग है,
तो ये कैसे खड़ी है जिसमें ना निकलने का रास्ता ठीक है, ना जाने का रास्ता ठीक है, ना कोई वेंटिलेशन का इंतज़ाम है, जगह चलने फिरने की है नहीं, ऊपर से छत आपने बंद कर रखी है कि कोई हादसा हो जाए तो आदमी नीचे भी नहीं भाग सकता और ऊपर भी नहीं भाग सकता। कुछ तो रिपोर्ट फॉर्म में रुचि हर पढ़ लेवल रही पे हूँ, है वो चीजें और ज्यादा पूरा परेशान इलाका करने जो वाली है कि जो गेट भी था वो चूंकि थंब इम्प्रेशन से खुलता था, जैसे ही आग लगी तो वो गेट भी ऑटोमेटिक लॉक हो गया और लॉक हो जाने की वजह से जो बच्चे या जो लड़के अंदर मौजूद थे वो वॉशरूम की तरफ अपने आप को बचाने के लिए भागे, वहां पर धुआं भरता चला गया और फिर दम घुटने की वजह से इन लोगों की जान चली गई। ये जो पूरा एरिया है अलीगंज का एरिया, ये पूरा रेजिडेंशियल एरिया है। शांतनु जी, आप तो लखनऊ के चप्पे चप्पे से वाकिफ हैं, आप भी लखनऊ से वाकिफ हैं। मैंने अपने जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा लखनऊ में गुजारा है। रेजिडेंशियल इलाके में कमर्शियल कॉम्प्लेक्स खड़ा हो गया, 10 साल से वो कॉम्प्लेक्स खड़ा हुआ था और लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी को कानों कान भड़क नहीं थी, ऐसे तो मैं मान नहीं सकती। पता सब होता है पर काम नहीं होता। आई थिंक पहले तो मीनाक्षी जी, इसको हम ऐसे किसी इंसिडेंट को हादसा बोलना बंद करना चाहिए। ये बिल्कुल क्लियर केस ऑफ मर्डर है मेरे हिसाब से। बिल्कुल हत्या है ये इसे, और इस तरह से कानून भी ऐसे ही बनने चाहिए, है ना। ऐसी अधिकतर घटनाओं में केवल ओनर को और मैनेजमेंट के लोगों को अरेस्ट किया जाता है, लेकिन जो अधिकारी उससे जुड़े हैं, हर तरह का अधिकारी, जो उसकी स्टार्टिंग परमिशन दी इसने और जो उसकी निगरानी, क्योंकि इनके रेगुलर ऑडिट भी होते हैं, जिसने वो ऑडिट में साइन किया होगा। देखिए, सरकार के पास कागजों की कभी कोई कमी नहीं होती। आप उसका ऑडिट देखेंगे तो ऑडिट भी हुआ होगा 6 महीने पहले, उसमें किसी के साइन भी होंगे, वो कागज निकाले जाएं। और सस्पेंशन मेरे ख्याल से केवल नहीं है, सस्पेंशन तो ठीक है, वो दूसरे में लग जाएगा 6 महीने मैं फायर ऑडिट की सिचुएशन आपको बताती हूँ। फायर ऑडिट्स करवाना लोग जरूरी ही नहीं समझते हैं, ना बिल्डिंग के मालिक जरूरी समझते हैं और ना अधिकारी जरूरी समझते हैं कि वो टाइम टू टाइम एक रूटीन जरा इंस्पेक्शन करें कि फायर ऑडिट्स हो रहे हैं या नहीं हो रहे। मीनाक्षी जी, स्ट्रक्चरल ऑडिट्स के तो फिर भी नॉर्म्स हैं कि आपको 10 साल में कराने होते हैं। मेरे ख्याल से जो फायर एनओसी है वो तो एक बार ली जाती है स्टार्टिंग में, उसके बाद आपने पहले एक एसी लगाया था, आपने 10 एसी लगा दिए। अब उसमें आपने कितने इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट लगाए हैं, कितना आपका लोड था और कितना आप लोड ले सकते हैं, उसकी ऑडिट एक तो प्राइवेटली सबको कराने चाहिए। मैं तो मतलब आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा, एक तो हम छीटाकशी कर सकते हैं किसकी गलती थी, लेकिन जितने बिल्डिंग ओनर्स हैं उन्हें अपने प्राइवेट कंपनियां हैं बहुत सारी, रेजिडेंशियल नॉन रेजिडेंशियल बोथ, दोनों को सबको अपने 3 या 4 तरह के ऑडिट्स होते हैं। एक तो स्ट्रक्चरल ऑडिट कि वो बिल्डिंग ही टूट के ना गिर जाए, पुरानी बिल्डिंगों में खासकर। दूसरा फायर ऑडिट कि वो फायर का इक्विपमेंट कितने हैं, वो लोड ले पा रही नहीं पा रही। तीसरा सबसे आपने बताया कि घुट के मरे लोग, जान से नहीं, यानी कोई निकल नहीं पाया, झुलस के नहीं मरे भाई। गेट आपका लॉक हो गया, जब आपका गेट लॉक हो जाएगा तो आप बाहर कैसे निकलेंगे। कुछ लोगों ने, आपको ध्यान है सूरत में भी इसी तरीके की ऐसी घटना हुई थी, फिर उन्होंने कूदने की कोशिश। यहाँ तो कोई एग्जिट का एरिया ही नहीं है, तो बचने के लिए लोगों ने वॉशरूम का रास्ता अपनाया कि भाई वहां पे कम से कम पानी होगा, धुआं भर जाएगा तो आप सांस कैसे लेंगे। और तीसरा ये जो आपने कहा एग्जिट ऑडिट, जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देके खत्म करता हूँ। हांगकांग में आई थिंक विश्व की सबसे बड़ी आग लगी 2024 में। बड़ी 16 स्टोरी की बिल्डिंग थी, उसको न्यू लकी बिल्डिंग कहा जाता है। उसमें 400 लोग थे, 5 लोग मरे, लेकिन फिर भी बाकी सबको इवैक्यूएट करा लिया गया। इतनी भीषण आग में 16 स्टोरी बिल्डिंग में 400 लोग होते हुए 300-350 लोगों को इवैक्यूएट करा लिया गया, इतनी भीषण आग के बाद भी। तो इवैक्यूएशन का ऑडिट, तीसरा ऑडिट, ये 3 ऑडिट प्राइवेटली सब लोग कराएं। हम लोग हर हफ्ते सुनते हैं, खबर करते हैं, डिबेट करते हैं, वापस आ जाते हैं। फिर जैसे अभी मालवीय नगर में हमने दिल्ली में सुना, फिर हम सुन रहे हैं। तो इसको उत्तर प्रदेश की खबर, दिल्ली की खबर, तमिलनाडु की खबर पॉलिटिकल ला के ना छोड़ दें मेरे ख्याल से, किस सरकार ने करा। अगर हर व्यक्ति के पास इतना धन है, बिल्डिंग ओनर के पास, वो अपना प्राइवेट ये 3 ऑडिट जरूर करा ले। स्ट्रक्चरल ऑडिट क्या है, फायर ऑडिट क्या है उसका, और उसका इवैक्यूएशन।